हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस और टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग क्या होती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस बाय आइडेंटिफाइंग द डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव रिजल्ट्स। ओके, क्या है प्रोसेस कि हम आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन को कि हमको कौन सी डिसीजन लेना है, हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन और अल्टरनेटिव को असेस करके किसी रिजल्ट तक के पहुंचते हैं। यूजिंग स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू मेक मोर डिलिबरेट एंड थॉटफुल डिसीजन। हम क्या कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप यदि हम फॉलो करें प्रोसेस को तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डिफाइनिंग अल्टरनेटिव्स। कैसे करके? हम सही इंफॉर्मेशन को गैदर करके और अल्टरनेटिव्स को सही तरीके से डिफाइन करके सही डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। ओके, इसकी प्रोसेस क्या होती है उसको जानते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का सेल्स ड्रॉप हो रहा है, ये क्या है? प्रॉब्लम है। ओके, ये क्या है? प्रॉब्लम है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को कि भाई हमारी जो सेल्स ड्रॉप हो रही है ये पूरी की पूरी सेल्स ड्रॉप हो रही है या किसी एक प्रोडक्ट की सेल्स ड्रॉप हो रही है। ओके, हर जगह पे सेल्स ड्रॉप हो रही है या किसी एक प्रोडक्ट की सेल्स ड्रॉप हो रही है। ओके, हर एरिया में ड्रॉप हो रही है या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉप हो रही है। हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। हम अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है ना। जैसे कि डिस्काउंट देना, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करना, है ना, मार्केटिंग कैंपेन करना, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना, प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लेकर के आना। हमारे पास में कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं ये देखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? वेटेज देंगे इन सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को। ओके, उसके बाद में जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे कि हमने जो आइडिया बनाया है, हमने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट किस प्रकार से किया जाएगा और हम क्या करेंगे? टेक फॉलो अप लेंगे, एक्शंस। ओके, हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने सोचा है कि हम क्या करेंगे? नए कॉम्बिनेशंस को मार्केट में उतारेंगे विथ लेस प्राइस। ये हमने क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद में हम फीडबैक ले रहे हैं अपने रिटेलर्स से, है ना, हम फीडबैक ले रहे हैं कस्टमर से और फिर देख रहे हैं कि हमारा जो डिसीजन था वो सही था या नहीं था, हमने सही किया या नहीं किया, सही किया तो कितना किया और हमको इसमें और कौन से एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग, a business decision making process is a step by step process allowing professionals to solve problem by weightaging, evaluate evidence, examining alternatives and choosing a path for this. Okay, अब देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ओके, कौन कौन सी ऐसी टूल्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा हमारा डिसीजन मैट्रिक्स। डिसीजन मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? डिसीजन मैट्रिक्स में हम लिस्ट बनाते हैं वो सारे चीजों की जो कि हमको हमारा डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। ओके, मान लीजिए कि हमको क्या करना है? हमको ये डिसाइड करना है कि हम किस वेंडर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। ओके, तो इसका डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने वेंडर्स को एक लाइन में रख रहे हैं जो हमारे पास में अल्टरनेटिव्स है और दूसरे तरफ में हम डाल रहे हैं क्या? सिनारियो। कौन कौन से सिनारियो में हम इनको टेस्ट करेंगे, उन सभी को हम क्या देंगे? वेटेज देंगे कि
जो रिस्पॉन्स टाइम पे करता है उसको हम 0.17% वेटेज दे रहे हैं, जिसका कॉस्ट कम है उसको कॉस्ट को हम क्या दे रहे हैं, 30 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, 0.30 पॉइंट दे रहे हैं। ट्रेनिंग टाइम को हम क्या दे रहे हैं, 0.17 पॉइंट दे रहे हैं। इजी टू यूज को हम दे रहे हैं 0.17 पॉइंट। हम स्टोरेज स्ट्रॉन्ग टीम को दे रहे हैं 10 पॉइंट, ठीक है। टीम एक्सपीरियंस को हम दे रहे हैं 0.10 पॉइंट। और टोटल कितना है हमारा, टोटल होना चाहिए 1 या 100, आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो वेंडर 1 है उसको कॉस्ट में 4 पॉइंट दे रहे हैं, है ना। इसके बाद में हम रिस्पॉन्स में इसको दे रहे हैं कितना, 3। वैसे यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पे 4, यहां पर 5, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट असाइन कर दे रहे हैं। और उसको फिर हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेज से, यानी कि 4 इंटू 0.330, है ना। ये मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही हम सभी के पॉइंट्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस प्रकार से। जैसे कि 2 है तो हम क्या करेंगे, जितना वेटेज था, वेटेज कितना है 2 इंटू 0.17 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 0.17 करेंगे, इसका स्कोर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आखिरी में सबको कर देंगे हम सभी को क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे सारे के सारे पॉइंट्स को, और आखिरी में हम इसको ऐड कर देंगे, ओके। तो हमारा जो सबसे ज्यादा वैल्यू जिस भी में आएगी उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, डिसीजन मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। तो डिसीजन लेने का ये एक टूल है। दूसरा टूल क्या होगा, दूसरा टूल होगा हमारा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में हम क्या देखेंगे कि आगे आने वाला क्या स्टेप होगा, ओके। मान लीजिए कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। हमने डिसीजन क्या लिया कि हम नेट का एग्जामिनेशन देंगे। नेट का एग्जामिनेशन देने से हमको क्या आगे मिलने वाला है, 2 चीजें मिलेगी कि आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे या तो आप पीएचडी करेंगे, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से क्या होगा कि या तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं या आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं। पीएचडी करने से क्या होगा, या तो आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप रिसर्च में जा सकते हैं, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री बना रहे हैं कि भाई एक यदि हमने डिसीजन लिया तो उसका सब्सिक्वेंट चीजें क्या होने वाली है आगे, और हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल पाएगी, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री बनाना। अ डिसीजन ट्री इज नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, विच अल्टराइज बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क, ओके। आगे क्या होने वाला है उसको हम क्या करते हैं, हम हायरार्की में बांटते चले जाते हैं। आगे हमको जो चीजें हमको क्या लगेगी ज्यादा वेटेज वाली देखने को मिलेगी, हम वाला पाथ अपना चूज कर लेंगे। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है टी टेस्ट। टी टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई हमने कोई डिसीजन मेकिंग लिया है, उसके प्रो कितने होंगे और कॉन्स कितने होंगे। यदि हमारा प्रो का साइड ज्यादा है और कॉन्स का साइड कम है तो हम क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे। और यदि हमारा प्रो का साइड छोटा है और कॉन्स का साइड कैसा है, बड़ा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस डिसीजन को विथड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो ये सिस्टमेटिक डेमोन्स्ट्रेशन है जहां पर वेरी करते हैं फैक्ट को और हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन एग्जामिन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन करते हैं ऑब्जेक्टिवली। इवेंट को और कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। यदि हम किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस करते हैं तो उसके प्रो क्या होंगे और उसके कॉन्स क्या होंगे, उसको हम क्या करेंगे, दोनों एक एक तरफ लिख लेंगे। जिस तरफ का वेटेज ज्यादा होगा उसको हम स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद में डिसीजन मेकिंग का अगला टूल क्या है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि किसी भी डिसीजन मेकिंग के लेने से पहले हम क्या करते हैं कि भाई स्ट्रेंथ्स देखते हैं अपनी, ओके। इसके बाद हम क्या देखेंगे, वीकनेसेस देखेंगे इस पर्टिकुलर चीज की,
उसके बाद में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। मान लीजिए कि हम कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले हम क्या देखेंगे कि भाई हमारी कंपनी का कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है जिससे हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, तो हमारी स्ट्रेंथ्स हम सारी की सारी कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि वीकनेस हमारी कौन कौन सी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस पर्टिकुलर को फेल कर सकती है। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मार्केट में इस प्रोडक्ट की, और आखिरी में देखेंगे कि हमारे पास में थ्रेट कौन कौन से हैं। ओके, जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में कंपनी यदि सोचे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो निकालेंगे, तो कंपनी देखेगी कि हाँ हमारे पास में एक्सपर्टीज है या नहीं है इसको करने की, हमारे पास में फाइनेंस है या नहीं है नए प्रोडक्ट निकालने की, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए हमारे पास में एक्सपर्टीज है क्या नहीं है इसको बनाने के लिए, मशीनरी है या नहीं बनाने के लिए। वीकनेसेस में क्या देखेंगे कि भाई हमारी वीकनेस में आ सकता है कि हमारी एक्सपर्टीज इसमें कम है, हमको एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ सकता है, हमको एक्स्ट्रा मार्केटिंग करनी पड़ सकती है, हमको नए वेंडर्स ढूंढने पड़ सकते हैं। ओके, हमारे पास में अभी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे वीकनेस में आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि भाई गर्मी का सीजन चल रहा है और कोई एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है जिसके ऊपर आपको बहुत कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो या नए प्रोडक्ट लोग यूज करना पसंद कर रहे हैं आजकल, तो वहां पर हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। थ्रेट क्या है कि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनियां तुरंत प्रोडक्ट को कॉपी कर लेती है ना, और मार्केट में उतार देती है, प्राइस वॉर होते रहते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, थ्रेट्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। इसके बाद में क्या है, दूसरा है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस जब कब हम करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट क्या हो, बड़ी मात्रा में किसी चीज का जब हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़े स्केल पर जब बिजनेस होता है तब पेस्टल एनालिसिस किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं किसी भी चीज में, दूसरा क्या है इकोनॉमिकल फैक्टर कौन कौन से, फिर क्या है सोशल फैक्टर कौन कौन से, इसके बाद में टेक्निकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर कौन कौन से, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मान लीजिए कि मारुति जो है, टाटा कंपनी जो है, ये एनालिसिस करना चाहती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बनाएं कि नहीं बनाएं, या बनाए तो कौन से सेगमेंट के लिए कौन सा वाला बनाए। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो देखेगी कि पॉलिटिकली हमको सपोर्ट है या नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इस पर्टिकुलर बिजनेस को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, सब्सिडीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, कौन सी पार्टी जो है वो पावर में है और कौन सी पार्टी अपोजिशन में है, जो पावर में पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के, और जो विपक्ष में पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के, ये देखा जाएगा। इकोनॉमिक में क्या देखा जाएगा कि जो देश के अभी हालात चल रहे हैं उसमें कोई जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रीफर करेगा या नहीं करेगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, लोगों के पास में पैसा कितना है, फ्री मनी कितना है मार्केट में, है ना। तो ये देखा जाएगा कि इकोनॉमिकल हालत क्या है देश की। इसके बाद में क्या है, सोशल, सोसाइटी क्या सोचती है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्या माना जाता है कि भाई ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो सोशली इतनी अवेयरनेस है या नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, है ना। तो सोशल एक्सेप्टेंस है या नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। इसके बाद में क्या है, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है, किस लेवल की टेक्नोलॉजी लगेगी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, और मार्केट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। ओके, हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो क्या मार्केट के स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में लीगली क्या देखा जाएगा कि भाई कौन कौन से आपको एनओसीज लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यदि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, तो कौन कौन से सेफ्टी आपको गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो। ओके, तो इन सब चीजों की स्टडी की जाएगी। इसके बाद में क्या है, इन्वायरमेंटल, कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कितना ज्यादा अच्छा होता है इन्वायरमेंट के लिए, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि
एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब चीजों की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। तो इन सारी स्टडी को करके हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि किसी भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस क्या क्या बनाना चाहिए, कौन कौन से उसमें स्पेसिफिकेशंस रखने चाहिए अपने प्रोडक्ट डिजाइन में। ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 80-20 रूल। ओके, 80-20 रूल क्या बोलता है भैया कि हमारे पास में 20% चेंजेस, जो मेन की पॉइंट्स होते हैं, चेंजेस ला करके हम 80% इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। तो कभी भी डिसीजन मेकिंग में हमको वो पॉइंट्स ढूंढना है, वो 20% पॉइंट्स ढूंढना है, वो 20% फैक्टर्स ढूंढना है जो कि 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमको वैसे वाइटल फ्यू प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि कॉज कर रहे हैं हमारी 80% प्रॉब्लम्स को। ओके, यदि उन 20% को हमने क्या कर लिया, टेकल कर लिया, तो ऑटोमेटिक हम 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, फोकस करता है रिसोर्सेस को टू हाई इंपैक्ट एरिया। हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेस को ऐसी जगह फोकस करते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा हम इंपैक्ट पैदा कर सके। स्टेप क्या होता है इसका कि सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स को या कॉजेस को जो कि प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, हम स्कोर देते हैं ईच इंपैक्ट को। ओके, इसके बाद में हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप एंड टोटल दी स्कोर को हम टोटल करते हैं। इसके बाद में हम पेरिटो चार्ट बनाते हैं जहां पर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कौन से ऐसे कॉजेस है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट लेकर के आ रहे हैं, और फिर हम क्या करेंगे, उनको उनके ऊपर काम करेंगे। उन 20% फैक्टर्स के ऊपर हम अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाएंगे ताकि हमारे 80% हमको आउटकम हो आए, या 80% जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सॉल्व हो जाए। एग्जाम्पल क्या है कि भाई एक कंपनी जो है वो रिड्यूस कर देती है 80% ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स बाय टारगेटिंग द टॉप 2 आउट ऑफ 10 इशू टाइप्स। वो क्या कर रही है, टॉप 2 इश्यूज के ऊपर काम कर रही है 10 में से, जो कि 80% कंप्लेंट क्रिएट करते थे। इसका प्रो क्या है कि आप इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इसका कौन क्या होगा कि भाई आप थोड़े से फैक्टर्स के ऊपर ही अपना सारा का सारा एनर्जी लगा दे रहे हैं और दूसरे इश्यूज के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं कॉस्ट के बेस पर। मान लीजिए कि आप ये देख रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट मतलब कि हम कॉस्ट कितनी लगा रहे हैं और उससे हमको बेनिफिट कितना हो रहा है। ओके, मान लीजिए हमारे पास में दो अल्टरनेटिव्स है, जो हम 10 रुपए लगा करके 20 रुपए कमा रहे हैं एक जगह पे, और दूसरी जगह पे हम 10 रुपए लगा करके 15 रुपए कमा रहे हैं। तो हम क्या चूज करेंगे कि जहां पर हम अपना कॉस्ट उतना ही लगा करके ज्यादा बेनिफिट लें। ओके, तो ये टोटल यही क्या है, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है और उससे बेनिफिट कितना होगा। जहां पर हमको ज्यादा बेनिफिट नजर आएगा हम वो वाला डिसीजन मेकिंग ले लेंगे, वाला अल्टरनेटिव हम चूज कर लेंगे। ओके, कंपेयर्स मॉनिटरी फैक्टर कॉस्ट एंड बेनिफिट टू इवेल्युएट डिसीजन। पर्पस क्या होता है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ओके, हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं सारे के सारे कॉस्ट को और सारे के सारे बेनिफिट्स को। हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं मॉनिटरी वैल्यू, एडजस्ट करते हैं इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। मान लीजिए कि मैं आज 10 रुपए लगाता हूं तो मुझे एक साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। इसको हम क्या करते हैं कि जो एक साल बाद मिलने वाला रिटर्न है उसकी आज क्या वैल्यू होगी उसको निकाल करके देखेंगे। क्या करेंगे हम कि आज मैंने इन्वेस्ट किया 10 रुपए, उससे मुझे एक साल बाद मिलेगा 20 रुपए मान लीजिए, है ना। तो जो 20 रुपए की वैल्यू मैं अब पैसा कब लगा रहा हूं, आज लगा रहा हूं, तो जो मुझे फ्यूचर में 20 रुपए मिलने वाला है उसकी
आज क्या वैल्यू होगी मैं वो निकालूंगा, उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि भैया प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। ओके, इसके बाद में हम क्या करते हैं, नेट बेनिफिट निकालते हैं, मतलब कि कॉस्ट और बेनिफिट का रेशो निकालते हैं कि कितना कॉस्ट लग रहा है कितना बेनिफिट लग रहा है, और हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं नेट बेनिफिट पॉजिटिव में, जहां पर हमको पॉजिटिव में देखने को मिलता है हमारा बेनिफिट, उसको हम ले लेते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, मल्टी वोटिंग सिस्टम। ओके, मल्टी वोटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ टेक्निक्स टू नैरो ऑप्शंस थ्रू स्ट्रक्चर्ड वोटिंग। मान लीजिए हमारे पास में हम क्या करते हैं कि ऐसी टेक्निक लगाते हैं जिसमें हम अल्टरनेटिव्स को वोटिंग के जरिए चुनते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, अचीव कंसेंसस इन टीम डिसीजंस। हम क्या करते हैं, हमारी टीम का कंसेंसस को लेते हैं। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको नया कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ हमको नई टेक्नोलॉजी लेकर के आना है मान लीजिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी टीम को बुलाएंगे और हम क्या करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए, उसको हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है। हम हमारे पास में मान लीजिए 3 आइडिया आ गए। ओके, हमारे पास में क्या आ गया, 3 आइडिया आ गए, 4 आइडिया आ गए मान लीजिए, ठीक है। हमारे पास में ये 4 आइडिया आ गए। अब हम क्या करेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हमने 4 आइडिया जनरेट कर लिया, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वोट्स कि भैया एक आदमी 3 वोट दे सकता है, ठीक है। वो मान लीजिए कि कोई हमने हमारे पास में 10 लोग हैं, वो 3-3 वोट दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 1 को माना, 2 को बोला, 3 को बोला, दूसरे वाले ने क्या बोला कि 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 अच्छा नहीं है, चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है वो अच्छा है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबका वोट ले लेंगे और उसके बाद में जिस जिस 3 में सबसे ज्यादा नंबर होंगे उनको हम ले लेंगे, जो आखिरी में एक बचा हुआ अल्टरनेटिव रहेगा उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वोटिंग के जरिए अपने अल्टरनेटिव को, बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन सकते हैं। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को जनरेट करेंगे, उसके बाद में हम अपने टीम मेंबर्स को वोट्स दे देंगे कि भैया तुम्हारे पास में 5 वोट है, 5 आप चुन सकते हो जो आपको 5 बेस्ट लग रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 10 ऑप्शंस बनाए हैं, हमने 5 वोट दिए हुए हैं, तो जो बेस्ट 5 होंगे वो हमारे पास में आखिरी में निकल के आ जाएंगे। ओके, इसके बाद में क्या होता है, आखिरी है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि भाई हम किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे और फ्री फ्लो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फ्री फ्लो में हम डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसमें हम किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ऑप्शन यदि निकला है तो ये किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर हम बात करें, नहीं। हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट करें। ओके, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इज अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन that can be really effective when you need a raise potential ideas and solutions। potential ideas कौन कौन से हो सकते हैं उसको हमको क्या करना रहता है, देखना होता है। उस समय में हम क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। इसमें हम फिर क्या करते हैं, दिस ऑफर्स फ्री फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर्स to the discussion and allow the whole team as a opportunity to share their ideas and how to approach a particular situation। हम क्या करते हैं, फ्री फ्लो में सबको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या आइडिया पॉसिबल हो सकते हैं सब बता दो, ठीक है। उसके हम प्रो और कॉन्स में नहीं जाते कि भाई ये वाला आइडिया यदि है तो इसके प्रो और कॉन्स क्या होंगे, इसके भसड़ में हम नहीं जाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आइडिया जो जो भी हो सकते हैं आप जनरेट करिए। ओके, इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे कि हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं ग्रुप्स को, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद में हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं डिस्कशन को। फ्री फ्लो में डिस्कशन चल रहा है और हम क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि भाई अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, अब तुम बोलो। केवल होस्टिंग का काम होता है। और फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं आखिरी में आइडियाज को कि कौन से आइडियाज जो है वो क्या है,
ज्यादा प्रैक्टिकल है और एप्लीकेबल है, उनकी हम फिर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ओके, तो ये थे सारे टूल्स डिसीजन मेकिंग के। तो आई होप कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझे होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।